ट्रेडर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट है और ये दिस इज़ फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर 3 मंथ डिप्लोमा प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आई एम नवीद अनवर, MBA एंड MSc, और उसके साथ मैंने बहुत से कोर्सेज जो कि ये लीडरशिप और मैनेजमेंट के रेफरेंस से कि मैं करंटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और इसमें लीडरशिप वगैरह के प्रोग्राम ट्रेनिंग्स कराता हूँ। और मेरा मेन एक्सपीरियंस जो है फाइज़र का 30 इयर्स आलमोस्ट, जिसमें मैंने सेल्स, मार्केटिंग और ट्रेनिंग में ख़ास तौर पर काम किया। इसके अलावा HR एंड ट्रेनिंग हेड 2 साल मैंने सेफ्रॉन फार्मा में काम किया। तो ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब करंटली मैं इसमें ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ। तो बाकी कैन ब्लैंचर्ड जो कि वर्ल्ड फेम्ड ट्रेनर है, इसके साथ मुझे मौका मिला काम करने का और फाइज़र के लिए प्रोग्राम डेवलप भी किया, लीडरशिप प्रोग्राम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी बात को आपको समझा सकूं प्रॉपर तरीके से। ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, ख़ास तौर पर हार्वर्ड और इंटरनेशनल फेम्ड ऑर्गेनाइजेशन से ये सर्टिफिकेशन रेलिवेंट टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट जो इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इफेक्टिव मैनेजर्स को क्या कुछ जानना चाहिए। एक तो अपनी टीम के बारे में हर डेजिग्नेशन के लोगों को समझना चाहिए, और उसके अलावा दूसरा जो है ना, अपने आप को वो समझे एज ए मैनेजर। तो टीम को समझने के लिए इम्पोर्टेंट टास्क या जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल होती है, तो अगर ये इसको फिर स्क्वीज करके इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो आपने निकाल लेनी है। इम्पोर्टेंट टास्क से रिलेटेड स्किल्स रिक्वायर्ड कौन सी होंगी, तो इसी पर हम मेन फोकस रखेंगे। तो ये तो अपनी टीम के लिए। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपकी टीम है, उनको आपने समझना है, उनके रिक्वायर्ड स्किल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है और उसी को इम्प्रूव करेंगे आगे। इसके अलावा उससे पहले आपने अपने आप को एज ए मैनेजर समझना कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं और उसकी स्किल्स रिक्वायर्ड कौन सी हैं। तो इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं KPIs। नीचे आप देखिएगा, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। अब बेस्ट लीडर के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? ही हैज़ अ कैपेसिटी टू इंस्पायर द टीम मेंबर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, टू डू मोर एंड टू बिकम मोर। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ टीम को लेकर जाना, यही एक बेस्ट लीडर का काम होता है। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग का क्या काम होता है? क्वालिटी बिगिंस विद एजुकेशन एंड इट इज सस्टेन्ड विद ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जब जब हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स करते रहेंगे एज ए लीडर, एज ए इवन अपने सबॉर्डिनेट्स वगैरह की, तो क्वालिटी बेहतर होती रहेगी। अच्छा, इसमें मैनेजमेंट को समझने के लिए, इफेक्टिव लीडर या मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना कि मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, ये डेफिनेशन पर बेशक ना जाएं, यू कैन रीड इट आउट। तो ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स, इनको जब स्मॉल टीम्स को जब कलेक्ट किया जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो यकीनन ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप उनके काम जो इंडिविजुअल वर्किंग की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर और परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। और यही आजकल मॉडल्स चल रहे हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कामयाबी इसीलिए होती है। अब ऑर्गेनाइजेशंस इसमें ख़ास तौर पर जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, तो इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर का काम होता है। हु आर द मैनेजर्स? मैनेजर, आप उसकी डेफिनेशन भी आप समझते हैं, लेकिन मैनेजर्स होते क्या हैं? मैनेजर समवन हु वर्क्स विद एंड थ्रू अदर पीपल। तो दूसरों के से काम लेना, उनके साथ साथ काम करना, ये एक मैनेजर का काम है। और उसमें हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं, वही आगे हम डिस्कस। इसी तरह करंट एंड फ्यूचर मैनेजर्स हैं। आजकल डिजिटल एज है, और उसमें अगर करंट सिनेरियोज को नहीं समझेंगे हम, तो वी विल नॉट बी सक्सेसफुल लीडर एंड मैनेजर। पिछले ज़मानों में क्या होता था, एक किसी चीज़ की मिसाल के तौर पर सेलिंग के लिए, एक कार सेलिंग के लिए उसे रोड पर रख कर वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है
लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल टूल्स यूज़ करते हुए आप इमीडिएटली लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। घर बैठे उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और वो उसी वक्त आपको कॉल बैक भी कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं। बाकी 21st सेंचुरी मार्केटिंग एंड उसमें यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ख़ासतौर पर डिजिटलाइजेशन एज है, उसको हम किस तरह बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट को समझने के लिए अब मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई और इफेक्टिव मैनेजर्स, तो उसमें एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेल्युएटिंग द मैनेजर। एफिशिएंसी मींस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यूजेज किस तरह आप बेहतरीन तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, यानी इनकी वेस्टेज कम से कम हो। और जो इफ़ेक्टिवनेस है ये एंड रिज़ल्ट पर डिपेंड करती है, यानी गोल अटेनमेंट कितनी है। ये मैं इसके एग्ज़ाम्पल मैं ये दूँगा कि आपने एक मिसाल के तौर पर एक फ़ोटोकॉपी करनी है, एक अच्छा सा प्रिंट निकालना है किसी चीज़ का, तो आप अगर उसके 10 पेपर ज़ाया करके एक बेहतरीन पेपर निकाल लेंगे, तो वो जो बेहतरीन पेपर निकल गया वो आपकी गोल अटेनमेंट है। इसका मतलब आपने काम तो अच्छा कर लिया, लेकिन रिसोर्स यूजेज जो है ना, वो आपने जो उसकी वेस्टेज है वो ज़्यादा हुई है, तो ये एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो इन दोनों को का होना ज़रूरी है, मतलब आप कम से कम वेस्ट करें और बेहतरीन रिजल्ट लें, तो यही हमारी सक्सेस है। अब एक इफेक्टिव मैनेजर जो है वो कैसे इफेक्टिव बनता है, ऊपर देखिए तो इसके 4 फैक्टर्स मेन है, बल्कि 3 फैक्टर ऊपर और लिटरल। एक्टिव लीडर है, होता है वो, हर तरफ उसकी नज़र होती है, समझता है। माइक्रो मैनेजमेंट तो नहीं इसे हम कह सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बड़ी बड़ी चीज़ों को ज़रूर नज़र में रखता है। और दूसरा राइट साइड पर आप देखें, प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, तो हाई परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। और लेफ्ट साइड पर देखें तो क्रिएट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। और इन्हीं तीनों चीज़ों को जब लेकर एक अच्छा मैनेजर काम करता है, तो उसके उसमें यकीनन परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। दैट प्रोड्यूस द अपॉर्चुनिटी टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें, इनको आप ये चारों फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव मैनेजर बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस क्या हैं। मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बड़े अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो इसके फंक्शंस 4 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जब इसको स्किल्स के साथ अटैच किया जाता है कि फंक्शंस को अलग अलग स्किल्स डेवलप करके इफेक्टिवली यूज़ करना है, जिसमें टेक्निकल, इंटरपर्सनल, कम्युनिकेशन और कंसेप्चुअल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, तो ये फंक्शंस यूजिंग विद इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस। तो पॉजिटिव हाई परफॉर्मेंस वर्क एनवायरनमेंट विल बी अचीव। तो यही एक टूल है इफेक्टिव मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट के लेवल्स कौन से होते हैं? मैनेजमेंट लेवल्स, इसमें स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल मैनेजर्स। हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फोकस करेगा ज़्यादा टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन मैनेजर्स, मिडिल मैनेजमेंट तक। टॉप मैनेजर भी यकीनन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन और उठाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस हमारा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल पर होगा। अच्छा, अब इसमें हमारे जो अब आपने करना ये है कि आप अपने टीम का की स्किल्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। स्किल्स कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन लेंगे और इसके केपीआईज, उनमें से जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो निकालें। केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये होते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर सेल्स अगर आपने करनी है, तो सेल्स कहाँ से आएगी? पहले आप इफेक्टिव कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपने प्लान कर लिया है और अच्छा प्लान कर लिया है एक सिस्टम के तहत, तो ये आपको नज़र आएगा बेहतर। इसी तरह आगे फिर आपने जब कस्टमर को हैंडल अच्छा कर लिया है, तो वो बेहतर। तो ये छोटे छोटे केपीआईज आपने अब हैंडल कैसे करना है, उसमें कॉल करके करना है, आपने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनानी है, तो ये सारे केपीआईज होते हैं। तो इनके आगे जाकर हम एग्जांपल देखेंगे लाइक दिस। ये स्किल्स हैं, जैसे टेक्निकल एक नॉलेज, तो जैसे प्रोडक्ट है, अगर फार्मास्यूटिकल है तो डिजीज़ है, डिजीज़ नॉलेज है, कंपटीशन है,
तो ये हमें नॉलेज रिक्वायर्ड है। इसी तरह कमर्शियल अवेयरनेस एंड बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस को समझना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसको आगे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी आपने ओपनिंग अच्छी की है ड्यूरिंग द सेल्स कॉल, अगर फर्ज किया सेल्स कॉल है तो इसी तरह आपने ओपनिंग है, प्रोबिंग मीन क्वेश्चनिंग स्किल्स है, आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं, और आपने हैंडलिंग ऑब्जेक्शन स्किल्स हैं या क्लोजिंग स्किल्स हैं। तो ये आपने किस इफेक्टिवली यूज़ किया, तो ये सारे KPIs कहलाते हैं। तो इसी तरह फर्दर भी देखे जा सकते हैं। तो ये इंडिविजुअली आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और आई विल गाइड यू इन अ बेटर वे। उसके बाद आ जाते हैं टीम वर्क, लीडरशिप एंड प्रोसेसेस। अब मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिवनेस मैनेजर के बाद हम फोकस करेंगे टीम क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क कैसे इंप्रूव होता है, और उसमें एक लीडर का रोल क्या है। तो लीडरशिप एंड देन प्रोसेसेस, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले टीम वर्क इनसाइट्स जो है वो एक मतलब कि किस तरह एक मैनेजर जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना अच्छा काम बेहतर होगा। इसकी एग्जांपल चींटियों से बेहतरीन तरीके से ली जा सकती है। हाउ दे कम्युनिकेट, वो एक दूसरे के साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है कि बड़े बड़े काम जो कि एक चींटी या एक दूसरा नहीं कर सकता इसके लिए। तो ये टीम वर्क ही होता है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिव वर्क को, अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। अदरवाइज वन मैन और वन पर्सन कैन नॉट डू इट। तो टीम वर्क में अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें तो टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, उन्होंने एक ही रिजल्ट अचीव करना है। तो और उसके लिए सारे मिलकर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हाउ दे हैव टू डू, वो उसको डिवाइड, और वो सारे रोल्स जो होते हैं डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और इसके इनके जो इफेक्ट डिसीजन होते हैं वो इफेक्टिव डिसीजन सिस्टम होता है वहाँ पर, ताकि कि किसने कैसे काम करना है, किस वक्त किसने किसको फॉलो करना है या खुद कैसे काम करना है। और इसी में कम्युनिकेशन एंड वर्क प्रोसीजर्स इसमें मिले। एंड देन फोर्थ एंड फाइनल इज गुड पर्सनल रिलेशनशिप। तो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप के साथ काम करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। तो टीम वर्क का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे चलकर हम देखेंगे इसको, इन चीज़ों को और डिटेल में हम लेकर चलेंगे। टीम वर्क के बाद लीडरशिप इंसाइट्स। लीडरशिप का मतलब ये है कि आप एज ए लीडर अगर काम कर रहे हैं तो लीडर और मैनेजर में फ़र्क ये होता है कि लीडर के पीछे लोग खुद लगते हैं और उन्हें पता होता है कि ये अगर हम लीडर को फॉलो करेंगे तो यकीनन हमारी सक्सेस है। तो वो इंस्पायर्ड एंड ट्रस्ट और एवरीथिंग इज़ देयर। तो अच्छा लीडर बने तो अपने सबसे पहले अपने जो ट्रस्ट है वो विन करें। लोगों पर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लीडर के हैसियत से, कि वो समझे कि वाकई ये जो बॉस हैं या लीडर है ये हमें सही गाइड करेंगे और हमें हमारा रास्ता आसान हो जाएगा और यकीनी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शन है कि डोंट प्ले द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट, और इसमें अपना रोल आप खुद अदा करें जो कि एज ए लीडर क्या है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कोचिंग, मोटिवेट, इवेल्युएट वर्क, गिव फीडबैक एंड हैंडल ग्रीवेंसेस। तो ये आपने काम अगर करना है तो ये अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर सबॉर्डिनेट का ही काम करेंगे तो फिर आप सबॉर्डिनेट ही रह जाएंगे। नाउ आफ्टर लीडरशिप और मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हम जाते हैं प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स पर। प्रोसेस एंड प्रोसीजर ये लाइक दिस साइकिल अगर आप देखें तो प्रोसेस होते हैं कि जिसमें हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं, बहुत सी मशीनरी उन पर प्रोसीजर्स अडॉप्ट होते हैं कि जहाँ से गुजर कर एक रॉ मटेरियल अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और कई इसमें ये डिपेंड करती है कि हाउ लॉन्ग द प्रोसेस इज़ देयर और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस इस साइकिल की तरह खूबसूरत होने की बजाय ये वर्केबल नहीं है। तो खूबसूरत से ज़्यादा सोचना चाहिए जो अच्छा वर्केबल प्लान हो, एक्सेप्टेबल हो और वो काम करे और अल्टीमेटली वो हमें रिजल्ट्स दें। तो ये शायद साइकिल चल भी ना सके। तो इट डिपेंड्स कि आपने कैसा काम करना है। यहाँ पर अब बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट, अगर तो बिजनेस एज ए फर्स्ट लाइन मैनेजर और सेकंड लाइन मैनेजर तो सिर्फ आपको बिजनेस आपको प्रोसेसेस जो है ना वो बने हुए मिल जाते हैं।
लेकिन अगर आपने खुद डेवलप करना है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसीजर है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस, तो ये जब आगे चलेंगे तो इसको हम देखेंगे इन चीज़ों को। तो इसमें सबसे पहले बिग रॉक्स को आप आइडेंटिफाई करें, लाइक कोर वैल्यूज़, और उनकी चेन पूरी के कहाँ से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े स्टेप्स कौन से होंगे जिससे गुजर कर हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगी। तो सबसे पहले तो ये, बाकी छोटी छोटी चीज़ें बाद में उसमें डिटेल आती जाती हैं। तो देन मैप द एज इज वर्सेस टू बी, ये दो चीज़ें, एज इज जो पहले से मौजूद है क्या उसको कितना हमने मेंटेन रखना है, और अब टू बी चेंज कितनी, कौन सी चीज़ कितनी करनी है। तो ये देखना है। इसी तरह असाइन द ओनरशिप एंड ट्रिगर्स, क्रिएट द लो फ्रिक्शन डॉक्यूमेंटेशन, और जिसमें अच्छे डॉक्यूमेंटेशन हमने क्रिएट करने हैं। तो एंड टेस्ट और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये प्रोसेस डेवलपमेंट अगर हमने करनी है, बाकी इसके चेंजेस तो टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, और ये डेली नहीं तो कम से कम मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इनमें चेंजेस आते रहने, और वेन एवर नीडेड वहाँ पर चेंजेस आ जाए। अब ये यहाँ पर हमने देखा, तो आगे हमने अब लीडर इफेक्टिव लीडरशिप प्रोसेसेस को समझ गए। तो यहाँ पर हमने कैसे यहाँ पर अपना काम करना है। तो की स्किल्स फॉर द सबॉर्डिनेट, अब जहाँ पर आपने केपीआईज बनाया था तो की स्किल्स आपने अब उसकी निकालनी है, उससे केपीआईज में से की स्किल्स कौन सी है। देन कमिंग टू हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, हैंडलिंग पीपल, तो ये बहुत मुश्किल काम है। पीपल मैनेजमेंट मशीनरी से ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और एक सेट पैटर्न होता है, लेकिन ह्यूमन माइंड बड़ा डाइवर्सिफाइड होता है। तो इट नीड्स योर यानी कॉम्पिटेंसी, और उसके साथ साथ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एज ए लीडर, तो पीपल हैंडलिंग के लिए। अब प्रोसेस पे जब हम जाएंगे तो इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप पर कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कुछ टेक्निकल होंगी, लेकिन पीपल मैनेजमेंट स्किल हम उसे लीडरशिप में लेकर आते हैं। तो दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। आई एम नाउ टॉकिंग ऑन बोथ द थिंग्स, इसमें कॉन्सेप्चुअल यानी टेक्निकल, और यानी पीपल मैनेजमेंट, ये सब कुछ तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से आगे हम अपना जो रोल है वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट प्रोसेस है। किसी भी अपने लीडरशिप भी हमने पढ़ ली, हमने प्रोसेसेस भी पढ़ लें, तो इसको किसी भी प्रोसेस को अब मैनेज कैसे करना है। तो वहाँ पर ये पूरा 5 फेज मैनेजमेंट प्रोसेस है, जिसमें एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डायरेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग, एंड देन एक्शंस, और या रिजल्ट, या तो फिर उसके बाद अगर रिजल्ट हमारी डिज़ायर्ड के मुताबिक आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसे फिर दोबारा ये साइकिल चलाते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है वेन एवर नीडेड। तो ये टाइम टू टाइम ये कंटिन्यूस साइकिल है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये चारों से, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वही प्रोसेस है, लेकिन ऊपर नंबर 1 जो था जिसमें एनालिसिस था, एनालाइज द थिंग्स, नंबर 2 सेट द गोल्स, क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लीड, देन टेक एक्शन। तो ये 5 स्टेप्स यहाँ पर, बाकी स्टेप तो उसी तरह रहेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है पिछली स्लाइड से, वो ये एनालिसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। इंटरनल एनालिसिस, जिसे हम एनालाइज द मार्केटिंग मिक्स, रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस वगैरह, तो इसको हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस कहते हैं, SW SWOT एनालिसिस है बेसिकली। तो वन प्रोसेस इज एनालाइज थ्रू SWOT एनालिसिस। इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उनमें अगर पॉजिटिव फैक्टर है तो वो स्ट्रेंथ्स है हमारी, अगर नेगेटिव है तो वो वीकनेसेस है। तो SW, और उसके ऊपर आप देखें तो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हम जहाँ पर देखते हैं, या एनवायरनमेंट को देखते हैं आउट ऑफ आवर कंपनी, जो फैक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं ये O's एंड T's, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। O मीन अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। तो SW नीचे, OT ऊपर। तो इनको जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें ये पूरा पिक्चर के पूरा फिर मैनेजमेंट साइकिल चलेगा। तो इन चीज़ों को हमने, एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों।
और मज़ीद आगे एनालिसिस के लिए पेस्टल एनालिसिस भी है। पेस्टल एनालिसिस और ज़्यादा डेप्थ में चली है। तो जितने हायर मैनेजमेंट की तरफ आप जाते हैं, एनालिसिस का पार्ट उतना बढ़ जाता है। तो आपने अगर कोई प्रोसेस चलाना है और उस पर बार बार उसमें चेंज लानी है, तो ये पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस आप उतना ज़्यादा नहीं। अब स्वॉट एनालिसिस सिंपल स्टेप है, जो कुछ आपके जहन में आता है। लेकिन जब पेस्टल एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट फैक्टर्स कॉन्शियसली आपको वही हर एक फैक्टर की पॉजिटिव नेगेटिव देखनी है। तो इसमें P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एनवायरमेंटल एंड L फॉर लीगल। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके बिजनेस की प्लानिंग करनी है आपने, एनालिसिस के बाद प्लानिंग करनी है। तो ये आफ्टर प्लानिंग और वो बिजनेस एनालिसिस और मैनेजमेंट, वी गो इनटू द रोल ऑफ मैनेजर्स, रोल्स, टाइप्स एंड स्किल्स ऑफ मैनेजर्स। तो रोल क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और स्किल्स कौन से। तो इसमें हम उनकी इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस इवेल्युएट करेंगे और हमें फिर अपने आप को समझें कि भी हम किस टाइप के मैनेजर हैं। अब जो दूसरी एक्टिविटी, बेसिकली दूसरी एक्टिविटी मैं कहूँगा, क्योंकि जब आपने केपीआईज अपनी टीम के बना लिए, अब वही केपीआईज की स्किल्स रिक्वायर्ड एज ए मैनेजर, तो आप जेडी से केपीआईज बनाएंगे, यानी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, और उन इंडिकेटर्स के लिए आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है जी। तो की स्किल्स ऑफ ए मैनेजर यूजुअली ये होते हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्तसर सा ये एक लिस्ट बनाई है। इसमें प्रोडक्ट एंड टेक्निकल नॉलेज, ये जितना लोअर मैनेजर होता है, यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए प्रोडक्ट एंड टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हायर जाते रहेंगे तो इसकी नीड कम होगी, तो बाकी निगोशिएशन स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मार्केट एनालिसिस, टीम लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी नीड। तो एक मैनेजर के लिए सारी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और वो अब आप अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक देखिए कि कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है और उनमें से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज करके 5-7 स्किल्स आप देखिएगा, फिर आपको किस पर काम करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हम रोल ऑफ ए मैनेजर अगर देखें, तो दूसरों से काम लेने के लिए हमने किस तरह, एक मैनेजर का रोल होता है, तो रोल कैसे वो इफेक्टिव प्ले कर सकता है। इसमें बिफोर गोइंग टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो ये हम देखेंगे पहले मैनेजर किस किस्म के होते हैं। मैनेजर एक लाइन मैनेजर होता है। लाइन मैनेजर का काम होता है कि वो मेन प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ के लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब जो भी काम टीम मेंबर्स कर रहे हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक लाइन में जो उनका मैनेजर होता है वो लाइन मैनेजर कहलाता है। उसके बाद फिर दूसरा, अच्छा, लाइन मैनेजर का काम ये है कि ये अथॉरिटेटिव होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं लोग इसे। ठीक है जी। तो ये आ, फिर दूसरा होता है स्टाफ मैनेजर। स्टाफ मैनेजर जो होता है वो आमतौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर, पीआर एंड लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं, मिसाल के तौर पर इन सेल्स, ये इनका रोल क्या है। तो इनकी हेल्प के बगैर हम सक्सेस कम मिलेगी हमें। तो इनका, ये एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपनी फील्ड में। तो मेन स्ट्रीम या लाइन मैनेजर को के साथ साथ आपको स्टाफ मैनेजर्स को भी हेल्प लेनी होती है, और वो आप अब आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। टाइप्स ऑफ मैनेजर दो बेसिस पर हम उसे डिफाइन करते हैं। पीपल ओरिएंटेड, ये वर्टिकल आप देखें लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है पीपल ओरिएंटेड, हाई या लो है, और नीचे आप देखिए बॉटम लाइन रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। यानी कुछ मैनेजर्स होते हैं जो कि पीपल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, यानी कि लोगों को अहमियत देते हैं, उनके लिए लोगों की जो बेहतरी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा एक मैनेजर होता है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैं रिजल्ट मुझे मिलने चाहिए, लोगों की ऐसी की तैसी।
तो ये दोनों अपने अपने हिसाब से कुछ बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है वो आप देखिएगा, ये इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर, जो कि अपर राइट साइड पर जो क्वाड्रेंट है उसमें। तो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर जो कि बहुत टफ भी हो, किसी हद तक टफ हो और किसी हद तक नाइस हो, तो वो दोनों चीज़ें जब उसकी हाई होती हैं तो वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर होगा। तो यही हमारे बेहतरीन तो यही है कि इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो कि राइट साइड पर हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, और हाई अप साइड अगर ऊपर की साइड पर देखें तो पीपल ओरिएंटेड भी हो, यानी कि लोगों का भी ख्याल करे लेकिन रिजल्ट्स को भी उसे फोकस रखना है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चले, दिस इज इफेक्टिव मैनेजर। अब लास्ट वन जो है वो है यूजलेस। ये रेड में इसलिए बताया गया कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे अगर आप मैनेजर हैं तो आप कंपनी के लिए बोझ हैं, कि ना तो आप पीपल ओरिएंटेड है ना आप रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इवन आपको ये नाइस एंड टफ भी मोस्टली एनवायरनमेंट में नहीं रहना, यू मस्ट बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजर, यानी टफ भी हो जहाँ पर ज़रूरत हो, और समटाइम्स आपको नाइस भी होना चाहिए, बल्कि हर वक्त किसी हद तक नाइस रहे और किसी हद तक टफ रहे। अब दूसरे एक टाइप के मैनेजर्स होते हैं जो जो कि टफ एंड नाइस मैनेजर। तो ये जहाँ पर जिनको ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो उसके मुताबिक आदमी को आइदर टफ, और जहाँ कुछ लोगों के साथ या कुछ जगहों पर टफ होना है, कुछ जगहों पर आपने नाइस होना है। तो मोस्ट फॉल इन दीज टू कैटेगरीज। अब एक और टाइप है इसमें, मैनेजर्स की अगर टाइप में हम देखें तो दो एक्सट्रीम्स हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होती है जो कि वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैनेजर कहता है कि मैंने जो कह दिया बस वही होगा और किसी को इफ बट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये डायरेक्टिव बिहेवियर होता है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फिर लोग जो कहेंगे जिस तरह बेहतर आप समझते हैं आप करें। तो इट डिपेंड्स, ये दोनों कोई गलत कोई इसमें नहीं है, लेकिन उसी तरह जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने बात की थी नाइस एंड टफ मैनेजर, तो इसमें इस दोनों बहुत अच्छी चीज़ नहीं, कोई भी एक्सट्रीम अच्छी चीज़ नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन कि कौन से बेहतर है, तो ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक के दरमियान होने चाहिए। बहुत से और स्टेप्स आते हैं तो वो आदमी को। अब इसमें एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर एक एक्टिव लीडर भी होता है और वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। ये पिछली स्लाइड आप देख चुके हैं, मैं उसको भी दोबारा दिखा दूंगा। तो और उसका दे प्रोवाइड द पीपल हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इससे एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर डेवलप होता है। ये वही पिछली स्लाइड जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, तो ये रिपीट हो रही है और ये पिछली स्लाइड के साथ ऐड करें। तो एक इफेक्टिव मैनेजर के लिए ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं। अब स्किल्स नीडेड फॉर ए मैनेजर, वो ये चार स्किल्स नीडेड: टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल, कॉन्सेप्चुअल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये चार स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हम इसे डिस्कस करेंगे। और इसे किस तरह, तो स्किल होती है जो किसी की चीज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी कॉम्पिटेंसी यूज़ करते हैं, एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, इसको हम स्किल कहते हैं। और इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आस्किंग कम्युनिकेशन स्किल्स में आस्किंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से हम इसे, तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चन करेंगे, दूसरे को मौका मिलेगा रिस्पॉन्ड करने का और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। तो लिसनिंग जब हम उसे समझते हैं अच्छे तरीके से, और इसी तरह अंडरस्टैंडिंग। अब यूज़ ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, इसमें तीन लेवल्स हैं: फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट। ये तीन आपको वर्टिकल बार्स नज़र आ रहे हैं। इसको अगर हम ये दो ये सबसे नीचे जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल आप ये देखिए बड़ा छोटा सा पार्ट है फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए तकरीबन ना होने के बराबर कॉन्सेप्चुअल स्किल रिक्वायर्ड होती है, जबकि मिडिल मैनेजर्स के लिए काफ़ी कुछ बेहतर है, और ये टॉप मैनेजर्स के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये
जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स सबके लिए इक्वली रिक्वायर्ड है। इसमें थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बड़ा करके दिखाया हुआ उसी को फर्स्ट लाइन मैनेजर, क्योंकि ये ज़रा टफ होता है। पीपल मैनेजमेंट सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए, क्योंकि नए लोग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, स्किल्स को नहीं समझते, तो वैरायटी होती है यहाँ पर। जबकि आहिस्ता आहिस्ता आप जब मिडिल मैनेजमेंट में चले जाएंगे तो आपको सीनियर लोगों के साथ ज़्यादा वास्ता पड़ेगा, टेक्निकल लोगों के साथ। तो लास्ट जो कि टॉप लेवल पर है वो है जॉब रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए मेन होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए ये टेक्निकल स्किल्स है। बाकी फिर इवन जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो सबके लिए इक्वली है, बट ये तो मिडिल मैनेजमेंट के लिए कम और टॉप मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निकल स्किल्स है वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। तो आगे हम चलते हैं, सुपरवाइज़र का क्या रोल होता है। डेफिनेटली एक फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है तो उसके लिए वही टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडलिंग पीपल जो कि तमाम लेवल के लिए रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पर ये छोटे से टिप्स हैं कि नंबर 1, डू नॉट क्रिटिसाइज एंड कंडेम अदर्स। दूसरों को क्योंकि इससे उनकी एबिलिटीज़ कम होती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। तो ऑन द अदर साइड क्रिटिसिज्म एप्रिसिएशन में यानी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजर का होना चाहिए। अब ये मैं इसे अगर इसे समराइज करूं तो किन चीज़ों को एक मैनेजर को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, क्रिटिसाइजिंग द पर्सनैलिटीज़। अगर कोई गलत काम हुआ भी है तो ये कहने की बजाय कि तुमने ये गलत किया, उसे कहो कि ये काम गलत हुआ है और हमारी जो डिज़ायर के मुताबिक नहीं है, लेट्स सी कि अब इसे किस तरह आइंदा बेहतर किया जा सकता है। तो नॉट फोकसिंग ऑन कि भाई तुमसे तो होते ही ऐसे काम है, हमेशा गलतियां करते हो, हमेशा जनाब बेड़ागर्क करते हो काम का, तुमसे यही एक्सपेक्ट किया है, तो वो व्हाट ही विल डू, तो वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसके अलावा सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर देम, अपने सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम्स को आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके दें। ये बेहतर डिपेंड करता है कि वो उसकी अपनी कॉम्पिटेंसी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है और वो कितना एक्सपर्ट है अपने काम में। तो उसको बेशक हेल्प करें लेकिन उसको डेवलप करें। देन इंटरप्टिंग, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में करने दें, अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है तो करने दें और उसे एक तरीके से समझाएं। एकदम रोक लेना ये डेंजरस होता है। इसी तरह सब्जेक्टिविटी की बजाय पिन पॉइंट करेगा कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक की, कब की और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके बाद इट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल मैनेजमेंट को समझने के लिए और इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अगर समझना है तो उनका एक एम्प्लॉय लाइफ साइकिल होता है। तो हैश मॉडल इसे हम कहते हैं, HASH। H फॉर हंटर, ये अगर आप नीचे राइट साइड पर देखें तो हंटर्स, अचीवर्स, सेटिस्फायर्स एंड होली कॉज। ये किन बिहेवियर्स के बुनियाद पर हम इनको डिवाइड करते हैं। उनके एंथुजियाज्म, नीचे आप देखें एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन। अगर हाई राइट साइड पर हाई होगी तो हंटर्स एंड अचीवर्स वो एंथ्यूज होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके आगे काम करवाने के लिए। दूसरा बिहेवियर जो कि रिजल्ट और अचीवमेंट को हम देखते हैं। तो क्या उनकी अचीवमेंट कैसे जा रही है, तो ये अपर 2 क्वाड्रेंट, इससे सेटिस्फायर्स एंड अचीवर्स ये रिजल्ट और देने वाले होते हैं। तो यानी कि इन 2 लेवल्स पर हमें मेंटेन रखना चाहिए और ख़ास तौर पर अचीवर्स लेवल पर जब सेट। अच्छा, अब यूजुअली एम्प्लॉय लाइफ साइकिल होता क्या है, एंट्री पर ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल लो साइड पर कोऑर्डिनेट से बाहर, एंट्री ऑफ एन एम्प्लॉय, तो सबसे पहले वो हंटर बनता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, इधर उधर से पता करता है। यहाँ पर एक मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो खुद गाइडलाइंस दे, टीच करे और उसको एक एक चीज़ समझाए जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जब तक वो
अचीवर ना बन जाए। तो उसको काम जितनी जल्दी आप इफ़ेक्टिव वर्क पर ले आएँगे, तो वो अचीवर उतनी जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है। जो ये अचीवर बनता है, तो वो उसके बाद फिर अपना काम शुरू करता है और एंथ्यूज़ली काम करता है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। जब रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर किसी हद तक अपने वो एंथुसियाज़्म ख़त्म कम होता जाता है और वो सैटिस्फाई हो जाता है अपने रिज़ल्ट से कि रिज़ल्ट तो आ रहे हैं, मैं अपना काम जितना कर रहा हूँ उससे रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आगे चलकर मज़ीद जो है ना, वो जब उसको सैटिस्फाई होता है और टोटली बाज़ वक़्त काम छोड़ देता है कि मेरा रिज़ल्ट तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। मिसाल के तौर सेल्स में है, उसको अब लिमिटेड कस्टमर हैं जो उसको रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है आता है और उसी से सेटिस्फाई होली काउज बन। तो होली काउज ये डेंजरस लेवल है। इससे पहले सेटिस्फायर लेवल पर ही मैनेजर को उस पर नज़र रखनी चाहिए कि ये होली काउज ना बन जाए और उनको या तो असाइनमेंट्स उनकी चेंज करें, उनको बिग असाइनमेंट्स दें, चैलेंजिंग टास्क दें, मतलब उनको फारिग ना बैठे रहने दें कि भाई ये आपके एफर्टलेस आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उनको कुछ एफर्ट्स में, तो वहाँ पर डिफरेंट वेज हैं जो कि आगे हम लीडरशिप में मॉडल में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह इनकी परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सकता है और इनकी मोटिवेशन किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, अब आपका हैश मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसके निकालें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि किस तरह इनसे काम लेना है, तो ये सब कुछ हो। तो ये हंटर्स और अचीवर्स, हंटर्स में जो होता है ना वो इसमें कहते हैं कि न्यू गुड कमर्स हंटर्स जो है वो आते ही अपना काम तलाश करते हैं कि हम किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करें, ईगर टू लर्न होते हैं, ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ। उसके अलावा अचीवर्स जो होते हैं इनमें पोटेंशियल ज़रूर होता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस भी होते हैं। तो ये मज़ीद अपने, तो इनके लिए जो है ना अप्रिसिएशन और रिकग्निशन रिक्वायर्ड है, लीडर का काम है ताकि ये अचीवर रहें। जितनी देर तक ये मोटिवेटेड रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस फर्दर इम्प्रूव होती रहेगी। और इसके अलावा फिर सेटिस्फायर्स, सेटिस्फायर्स जब काम करने लग जाते हैं तो वो अपने काम पर मज़ीद आगे बढ़ाने की बजाय वो उसी तरह रोकते हैं कि दिस इज़ सेटिस्फाइड नाउ, मेरा काम हो गया, सेटिस्फाई लेवल तक चले गए हम। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो ये होली कॉज बनते हैं और होली कॉज ये डेंजरस लेवल है। तो यहाँ पर या तो रिप्लेस करें दूसरे लोगों के साथ और इन्हें आउट कर दें, या फिर रिप्लेसमेंट मतलब ज़रूरी नहीं कि आउट करें, इनको फर्दर इनको हायर लेवल पर लेकर जाएं, या अगर आपके आपके हायर लेवल्स नहीं है, कोई मोटिवेटेड टास्क दें, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रमोशंस, कुछ ना कुछ इनको अचीवमेंट नजर ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो ये लेवल इसको अदरवाइज फिर आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बाकियों को भी ख़राब करते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आपको आकर आपके रिलेशन बिल्डिंग भी इन लोगों के साथ बनी होती है, सब कुछ होता है। तो यू हैव टू डील देम विद वेरी केयरफुली क्योंकि ये अपने साथ दूसरे कोलीग्स को भी ख़राब करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सुपरविजन, ओवर सुपरविजन या अंडर सुपरविजन नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस सुपरविजन होनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स, यहाँ पर क्या अच्छा और क्या बुरा करना चाहिए, तो ये एक मैनेजर का मज़ीद आगे वन बाय वन इनमें हम लीडरशिप, कोचिंग और उसके लिए हम देखेंगे कि क्या एक सुपरवाइज़र के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किन को अवॉइड करना चाहिए। अब थर्ड एक्टिविटी है कि आपने ये जो हैश मॉडल देखा, अपने कोलीग्स का हर आपके सबॉर्डिनेट के आप उसको कैटेगराइज करें कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और वो किस लेवल पर है, और आप बाद में देखेंगे कि इसको किस डील कैसे करना है, वो बाद की बात है। अभी आपको सिर्फ जस्ट मेंशन करेंगे किस एरिया में आ रहा है वो। इसके बाद आ जाता है हमारे केपीआईज, इवेल्युएशन एज ए मैनेजर। अच्छा, इस स्लाइड को मैं सिर्फ केपीआईज तक ही डिस्कस करूंगा क्योंकि आगे बड़ी डेप्थ में हमारी एनालिसिस होगी, क्योंकि बिहेवियरल और गैप एनालिसिस और ये स्किल गैप ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप अगर आप इस स्लाइड को समझते हैं, यकीनन बहुत से लोगों ने
इनिशियली बहुत सी ट्रेनिंग्स की होंगी, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, बट इन डेप्थ हम इसे कोचिंग में ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीडरशिप आ जाता है। तो सुपरवाइज़र या मैनेजर क्या होता है? लीडर, मैनेजर और कोच, इसको हम सिर्फ समझना है यहाँ पर कि लीडर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, कोच, इवन और भी बहुत सी डेजिग्नेशंस कही जाती हैं। तो ये कौन होते हैं? अब यहाँ पर इस स्लाइड में ये कौन सा लीडर है, कौन सा मैनेजर है और कौन सा कोच है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसका ये मैनेजर है। ये बड़ा डिसिप्लिन वे में काम कर रहा है और लोगों से को ऑर्डर देता है, काम करता है कि मैं मैनेजर हूँ तो मैंने काम लेना है आपसे। दिस इज कोच। कोच सपोर्ट करता है लोगों को अचीविंग द रिजल्ट्स, जबकि लीडर जो होता है, लीडर डायरेक्शन देता है, लोग खुद ब खुद उसके पीछे चलते हैं। दिस इज बेस्ट वे टू लीड पीपल। तो लीडर, मैनेजर, कोच, तो ये लीडिंग, मैनेजिंग एंड कोचिंग। इसके अलावा और भी, जैसे कोच जब आप बात करते हैं ना, तो कोच से रेलेवेंट लोग लेक्चरर, ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर, टीचर और फैसिलिटेटर, ये बहुत से नाम दिए जाते हैं। तो ये आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं इन बस, ताकि समझा जाए कि ये डिफरेंट लोगों के क्या काम है। इसी तरह आप कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग और लीडिंग क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए, समझिए कि ये कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग और लीडिंग क्या है। तो जब हम आगे कोर्सेज में चलेंगे, इंडिविजुअल कोर्सेज में, कि कोचिंग और ये लीडरशिप और पीपल डेवलपमेंट, तो मज़ीद इनकी डिटेल आ जाएगी। तो मैनेजर इफेक्टिवनेस जो है, उसमें आप देखिए कि ये चीज़ आई थी, मैनेजर इफेक्टिव लीडरशिप एंड विजन उनमें होनी चाहिए, एम्प्लॉय ग्रोथ है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है, और डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट है, कहाँ पर आपने लोगों को काम सिखाना है और किस जगह सीखे हुए लोगों को डेलीगेट करना है, और एम्पावरमेंट करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए इफेक्टिव मैनेजर के लिए। और अगर आपने इफेक्टिवनेस इंप्रूव करनी है तो परफॉर्मेंस मैनेजर, परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें आ गई एक इफेक्टिव मैनेजर। अब नाउ यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ हाउ इफेक्टिव यू आर एज ए मैनेजर। एक तो ये बड़ी सिंपल सी स्लाइड है, ठीक है, ये आप ज़रूर इसे फिल कीजिए और इसको देखिएगा कि आपकी एबिलिटी और मोटिवेशन 1 to 5 रेटिंग स्केल पर करें। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स को, ये वही सारे जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं ना, उसको आप कर सकें। तो इसके अलावा मैं आपको एक एक्सेल फाइल मैंने सेंड कर दी हुई है, उसमें एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड, अब ये इसी तरह क्वेश्चंस होंगे और इससे कहीं बड़ी वो फाइल है। तो उसमें आपने ये करना है कि उन्हीं पैरामीटर्स पर आप रेट करें अपने आप को। तो एवरेज आपको डिफरेंट कैटेगरीज में, जिस जो कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, तो वो आपको वो खुद कैटेगराइज कर देंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के ज़रिए, 8-8, 10-10 क्वेश्चन हर कैटेगरी के लिए। तो आप उनको जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको अपनी इवेल्यूएट कर लेंगे वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये असाइनमेंट आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि यही हमारी आगे बेस बनेगी कि आपने किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है जी। देन ये लीडरशिप मॉडल है, इसको हम बहुत डेप्थ में, बल्कि सबसे ज़्यादा टाइम इसी पर दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड एश्योरेंस, लोगों को किस तरह हमने डेवलप करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, देन डेवलप करना है। तो ये ग्रोथ लेवल्स हैं। इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जिसपे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टीच एंड सुपरवाइज, इसे हम इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तो एक लीडर का इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर कितना यूज़ होना चाहिए और हेल्पिंग बिहेवियर ये कितना यूज़ हो। इसमें हेल्पिंग बिहेवियर मीन एनकरेज, लिसन, आस्क एंड एक्सप्लेन, ये इसका फर्क है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो ये कॉन्टीजेंसी मॉडल है, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है, जो कि हमें ये कॉम्प्लेक्स आपको अभी बहुत समझ नहीं आएगा, लेकिन ये एक आइडियल प्लान है जिससे आप प्रैक्टिकली अपने कोलीग्स को, टीम मेंबर्स को समझ सकेंगे और उनको उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकेंगे बाय इफेक्टिव लीडरशिप स्किल। तो
ये हमें जो सारा कुछ बताता है वो ये बताता है कि कहाँ पर हमने सुपरविजन करनी है, और कहीं ओवर सुपरविजन तो नहीं, लाइक दिस अबव जो ऊपर की पिक्चर है, तो ये मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर ओवर सुपरविजन हुई है, यानी कॉम्पिटेंट आदमी को जब आप तंग करेंगे ना, तो फिर यही सिचुएशन आपके सामने आएगी। और अंडर सुपरविजन भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बिल्कुल नया कोलीग आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आप उससे, वो हंटर है, उसको आप छोड़ देते हैं कि लो जी खुद ही, और ऐसे ही है जैसे आप एक बच्चे को जंगल में छोड़ देते हैं कि हमारे लिए लकड़ी या चीज़ें जमा करके लाओ, तो व्हाट विल हैपन, शायद वो खुद भी ना वापस आ सके। तो ये चीज़ें ओवर सुपरविजन एंड अंडर सुपरविजन, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी। तो ये ही हम सीखेंगे कि क्या अप्रोप्रिएट वे है। देन इसी तरह कोचिंग है, कोचिंग मॉडल हम डिस्कस करेंगे, कोचिंग की इम्पोर्टेंस है। तो हमारी जॉब का 70% काम कोचिंग, फील्ड कोचिंग ही होना चाहिए, या कोचिंग ऑन द जॉब। तो कॉमन मैनेजरियल मिस्टेक्स और टेंडेंसीज जो हैं वो क्या होती हैं और इनको किस तरह हमने बेहतर करना है, ये हम देखेंगे। टेस्टिंग एंड एजम्पशंस, किसी चीज़ को अगर हमने जी बेहतर कम्युनिकेशन अपनी करनी है, इंफॉर्मेशन अच्छी अपनी इम्प्रूव करनी है, तो EARS, ईयर्स का काम करना है, यानी एक्सप्लोर बाय आस्किंग द क्वेश्चन, और A फॉर अफर्म बाय यूर दैट यू आर लिसनिंग। इसी तरह रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड साइलेंस, लिसन टू अदर्स। तो बेहतर तरीके से ये फिर कम्युनिकेशन हमारी इम्प्रूव होती है। कोचिंग में हम गैप मॉडल डिस्कस करेंगे। जी फॉर हमारे गोल होता है, स्मार्ट गोल होना चाहिए। A फॉर एनालाइज एंड P फॉर प्लान। तो यही सारी, जब प्लानिंग करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर आपका कोलीग इम्प्रूव होगा। ये कोचिंग मॉडल है। इसको फिर मैंने ये वही पहली वाली स्लाइड रिपीट की। तो यहाँ पर आप हमारा ये काम होगा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एवरीथिंग। जो मैंने आपको एक्सेल फाइल भेजी है वो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सेशन। ठीक है जी। तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। ये आपके पास अवेलेबल होगा, यू कैन स्टडी इट, और मैं मटेरियल भी आपको सबका सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।